हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार वाजपेयी आपका यूट्यूब चैनल एसपी मैथ एंड साइंस पर स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़ रहे थे लाइट और उसके कई टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसी क्रम को बढ़ाते हुए हम आज गोलीय दर्पण का अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है और इसका क्या उपयोग है, इससे इमेज किस प्रकार बनती है, ये आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो समझ लो कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो गोलीय दर्पण का मतलब है स्फेरिकल मिरर। तो जैसा कि नाम से ही मालूम होता है कि कुछ गोलाई होगी। तो हम आपको बता दें, होता ये है कि एक बड़ा सा गोला, गोले का मतलब आप सर्किल ना समझिए, गोला जैसे बाल, तो एक बड़ा बाल हो, उसमें से एक हिस्सा काट दिया जाए तो उस गोले का एक हिस्सा निकलेगा प्याली जैसा हल्का। अब उसके एक तल पर पॉलिश कर दी जाए तो जो दर्पण बनेगा उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए आप लोग, इसमें दिखाई पड़ रहा है ये एक गोला है। इसको आप सर्किल ना समझिए, बार बार कह रहे हैं गोला, गोला का मतलब बॉल। अब उसका एक हिस्सा ऐसे काट दिया जाए ऐसा, तो ये प्याली जैसा निकलेगा ना। अब इसके दो भाग हो गए, एक उभरा हुआ भाग हो गया और एक धंसा हुआ भाग हो गया। तो अगर उभरे भाग में हम पॉलिश कर देंगे तो एक ये आपका गोलीय दर्पण तैयार होगा। इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। अब अगर पॉलिश इधर अंदर कर दिया जाए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन्स परावर्तक तल कौन सा होगा? ये मतलब दिखेगा किधर से? इधर से। अगर पॉलिश इधर न करके पॉलिश किधर कर दी जाए, अगर पॉलिश इधर कर दी जाए ऐसे, तो ये जो दर्पण बनेगा इसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। समझ गए होंगे आप। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है और इस भाग में इसके एक तल पर पॉलिश कर दी जाती है तो गोलीय दर्पण बन जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता उत्तल दर्पण और एक होता अवतल दर्पण। उत्तल का मतलब उभरा हुआ। जब परावर्तक तल उभरा हो, जब परावर्तक तल उभरा हो तो हम उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। और यदि परावर्तक तल धंसा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। तो अब हम आपको दिखा भी देते हैं, ये ऐसा ही इमेज बार बार बनेगा। अब जब ये पढ़ाया जा रहा है तो इस तरीके की इमेज बार बार बनेगी, लेकिन इसको आप अन्यथा कुछ न ले। ये इस तरीके का, यह इस तरीके का एक दर्पण होगा जिसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। ये बड़े से कांच के खोखले गोले से काटा गया और फिर एक तरफ इधर पॉलिश कर दी गई और इधर जो है वो दिखने वाला हो गया। इसको हम परावर्तक तल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इधर पीछे की तरफ पॉलिश हो गई। तो अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस धसी हुई है, अंदर धसी हुई है, तो ये अवतल है। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला सरफेस बाहर की ओर निकला होता, उभरा होता, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। समझ गए ना? उत्तल का मतलब उभरा हुआ, अवतल का मतलब धंसा हुआ। तो अगर ये परावर्तक तल उभरा हुआ हो तो उत्तल दर्पण कहा जाएगा और धंसा हुआ हो तो उसे अवतल दर्पण मीन्स कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण का मतलब इंग्लिश में कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण का मतलब कॉन्वेक्स मिरर। तो अब आप लोग गोलीय दर्पण तो समझ गए होंगे क्या होता है। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, नंबर एक ये है, पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र इसको कहते हैं इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये समझना है।
तो देखिए ये जो दर्पण है ये वाला, ये जो दर्पण आप देख रहे हो ये, तो ये दर्पण ये किसका कटा भाग है? इस गोले का कटा भाग है। ये जो दर्पण है, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये दर्पण, ये जो दर्पण है ये इस गोले का कटा भाग है। और गोले का तो कोई केंद्र होता है, तो इस गोले का केंद्र ये है, लेकिन इस गोलीय दर्पण के लिए ये वक्रता केंद्र है। इस गोले का तो ये केंद्र है, लेकिन इस गोलीय दर्पण का क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। तो अब आप फिर से समझ लीजिए वक्रता केंद्र क्या होता है। ये जो गोलीय दर्पण है, ये जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ गए होंगे ना? अरे गोला जिससे काटा गया गोलीय दर्पण, उसका जो केंद्र है वही गोलीय दर्पण के लिए क्या है? वक्रता केंद्र है, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दूसरी डिफिनेशन आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इस गोले की क्या है? त्रिज्या है। इसके सेंटर से, गोले के सेंटर से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। क्या है कि इस गोले की क्या है? वक्रता त्रिज्या है, सॉरी गोले की त्रिज्या है। लेकिन इस दर्पण की ये वक्रता त्रिज्या है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कही जाएगी। वो परिभाषा क्या हो गई? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ ये तो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से डिनोट किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये दर्पण की है। इसके बाद तीसरी डेफिनेशन आप देख लीजिए, लिखा हुआ है ध्रुव। ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं। तो ध्रुव क्या है? ये जो दर्पण है ये इतना था, इसका जो ये मध्य बिंदु है बिल्कुल बीचों बीच का, उसी को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं या पोल कहते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये गोलीय दर्पण है और इस गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा ना। तो यही क्या हो गया? इस गोलीय दर्पण का ध्रुव हो गया। आप समझ गए होंगे। ये गोलीय दर्पण है और इसका जो मध्य बिंदु है ये, या केंद्र बिंदु कह सकते हो, यही क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। समझ गए ना? अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अब अगली डिफिनेशन है आपकी मुख्य अक्ष। क्या? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाली, जो यहाँ से पहले तो ये समझ लीजिए ध्रुव है, इसको पोल पी कहते हैं। ये है आपका ध्रुव, पोल। और ये क्या है? ये आपका है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या है। और ध्रुव जो है ये, इसको ध्रुव कहते हैं। और ये जो लाइन ऐसे जा रही है इसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन, यही लाइन है मुख्य अक्ष। क्या? इस लाइन को ही हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये लाइन, ये क्या चीज़ है? ये अभी बताया गया था वक्रता केंद्र है, और ये क्या है? ध्रुव है। तो अब ये जो लाइन है ये जा कहाँ से रही है? बिल्कुल आसान सी बात है। ये भैया जा कहाँ से रही है? ये वक्रता केंद्र से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ना, और ये ध्रुव से भी जा रही है। तो बस यही बोल दो।
कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो जाने वाली रेखा है उसी को मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस बहुत आसान है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो जाने वाली रेखा होती है, लाइन होती है, उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अब जितनी डिफिनेशंस थी वो आपको समझा दी गई। अब अगली डिफिनेशन आपको बतानी है नंबर 1, इसके बाद फोकस और दूरी, फोकस और फोकस दूरी। लेकिन ये फोकस और फोकस दूरी हम पहले आपको कुछ नियम बताएंगे। इसमें परावर्तन किस प्रकार होता है गोलीय दर्पण में, कौन सी किरण कहाँ से आती है, कैसे जाती है, पहले ये बताएंगे। उसके बाद हम आपको मुख्य अक्ष बताएंगे। हाँ, तो जान लीजिए गोलीय दर्पण में किरणों के जाने के नियम और उनके परावर्तित होने के नियम क्या हैं। तो देखिए मोस्टली हम 3 नियमों का प्रयोग करते हैं। तो पहला नियम तो ये है कि अगर कोई किरण ये मुख्य अक्ष के समान, ये पहले आप समझ लीजिए ये मुख्य अक्ष है। अभी आपको बताया गया था वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये P है, इससे जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अब मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण कोई जाएगी, प्रकाश की ये कोई किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो यहाँ पर टकराएगी और टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो पहला नियम याद हो गया। देखिए ये नियम याद होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो ये तो अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण में कैसे जाती है ये समझ लीजिए। उत्तल दर्पण में ये कैसे जाएगी ये समझ लीजिए। देखिए उत्तल दर्पण होता तो ये पालिश इधर होती और इसका जो परावर्तक तल है ये उभरा हुआ होता। ठीक है। तो अब अगर ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे गई, अब मुख्य अक्ष के समांतर गई तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ये उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है आपका इधर होता है और वक्रता केंद्र भी इधर होता है, क्योंकि ये जो गोला है ऐसे बनेगा तो इसका फोकस और वक्रता केंद्र इधर होगा। तो अभी अभी आपको नियम बताया गया है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो वह फोकस से होकर जाती है, लेकिन इसमें तो इधर पालिश है तो अब ये किरण अंदर तो जा नहीं पाएगी कि फोकस से होकर चली जाए। तो होगा ये फोकस के सीध में, ये फोकस का सिद्धांत लिया जाएगा। यहाँ टकरा कर क्या होगा, ये किरण ऐसे भागेगी, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और इस फोकस के सीध में ये ऐसे भागेगी। तो ये हो गया आपका पहला नियम। अब दूसरा नियम जस्ट इसका उल्टा है। उसमें मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही थी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही थी। अब इसका उल्टा नियम दूसरा है कि अगर कोई किरण फोकस से जा रही है, देखिए ये फोकस है अवतल दर्पण में, ये फोकस से होकर जा रही है किरण, तो अब ये टकराएगी यहाँ और परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये फोकस के सीध में किरण आ रही है, लेकिन अब ये अंदर तो जा नहीं सकती, इधर तो पालिश है, तो यहाँ से टकरा कर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दो नियम है एक दूसरे के उल्टे कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर जाती है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है मतलब ये है, ये मुख्य अक्ष है और ऐसे कोई किरण जाएगी तो ये फोकस से होकर जाएगी। लेकिन दूसरा नियम क्या है, अगर मान लो ये फोकस से जाती, ऐसे जाती, तो यहाँ से ये वापस चली जाती। तो अगर समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के तो फोकस से होकर जाएगी
और अगर फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दो नियम आपको पता चल गए। और तीसरा नियम ये है आपका तीसरा नियम, नियम नंबर 3। पहले इसको समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण और उत्तल भी बना लो साथ ही में। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल, और ये हो गया आपका उत्तल। ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो नियम अगला ये है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है, ऐसे ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र से जाती है तो ये अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ऐसे यहाँ टकराएगी और फिर यहीं से वापस लौट जाएगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए कि ये वक्रता केंद्र के सीध में कोई किरण ऐसे जा रही है, ठीक। अब ये यहाँ इसके सीध में जा रही तो अंदर जाएगी नहीं क्योंकि इधर पालिश है। तो अब ये अपने ही मार्ग पर क्या होगा, ये अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो वक्रता केंद्र से जो होकर रेखा जाती है वह अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो इस तरीके से किरणों के जाने के 3 नियम थे। अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि 2 परिभाषाएं आपकी बतानी थी, एक थी फोकस और एक फोकस दूरी। तो अब फोकस और फोकस दूरी को समझ लीजिए। फोकस क्या होता है ये समझ लीजिए। तो फोकस समझने के लिए हम 2 डायग्राम बना लेते हैं। ये बना लेते हैं उत्तल दर्पण, मीन्स ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब अवतल दर्पण। तो अब आपको पता है कि इसमें ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। तो पहले तो समझ लो ये वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक इसको आर कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और ये जो फोकस होता है वो इसके और इसके बीच में होता है, ठीक ठीक। ये जो फोकस होता है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये वक्रता केंद्र है, इसको C से डिनोट करते हैं, ध्रुव हो गया P, और इसके बीचों बीच में फोकस होता है। मतलब ये जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी है ये इसकी आधी है। मतलब अगर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, आधी होगी, 10 होगी। अब इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर फोकस होगा और ये आपका वक्रता केंद्र होगा। तो अब अगर कोई किरण, आपको अभी नियम बताया गया था कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ऐसे ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, और ये अभी अभी आपको बताया गया था दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। ये तो बताया गया, अभी अभी आपको बताया गया है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ठीक है ना। तो अब और एक किरण निकाल लो, मान लो एक ये किरण गई और तो ये भी क्या होगा, फोकस से होकर जाएगी। तो अब फोकस की परिभाषा यहीं से मालूम हो जाएगी। पहले इसमें देख लीजिए क्या होगा। इसमें मान लीजिए ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ ये वक्र सारी, यहाँ पर F है और यहाँ पर ये C वक्रता केंद्र है। तो अब ये किरण आपको बताया गया जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती, फोकस से होकर जाती, लेकिन उत्तल दर्पण में नहीं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, फोकस के सीध में ऐसे, फोकस के सीध में
इधर भागेगी तो एक और किरण निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा ये भी किरण क्या होगा, फोकस के सीध में। ये अंदर नहीं जाएगी, ये तो हम ये जो आपको ऐसे ऐसे बैठ गए ये तो हम सिधान लेते हैं, यहाँ से इसका सिधान लेते हैं। अब ये यहाँ से टकराने के बाद ऐसे भागेगी तो भैया इसमें आपको क्या समझ में आएगा, इसमें ये समझ में आएगा जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हैं वो सब एक जगह पर मिल रही हैं, वो मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है। तो ये इसका फोकस हो गया। और इसमें क्या मालूम होगा, इसमें मालूम होगा कि इस बिंदु पर इस बिंदु से फैल रही है। क्या मालूम होगा आपको, ऐसा मालूम होगा कि इस बिंदु से ये जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होंगी, तो इसे हम फोकस कहेंगे। तो अब दोनों की परिभाषा क्या बन गई, बड़ी आसान सी बात है। फोकस की परिभाषा हो गई मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती हुई अथवा जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, फोकस की परिभाषा, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती हुई अथवा इस मामले में अथवा जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है ना। अब देख लीजिए दूसरी बात आपको बताई गई थी, फोकस दूरी। क्या बताई गई थी, तो अब आप एक बात समझ लीजिए, अगर ये फोकस है और ये ध्रुव है तो यहां से यहां तक की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं और इसको एफ से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक सेंटीमीटर या मीटर होता है। तो फोकस से ध्रुव तक की दूरी को या फोकस से दर्पण तक की दूरी को कह सकते हो। फोकस से दर्पण तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है।